Good morning class. Today we discuss chapter 4 geography is chapter 4 and part 4 discuss in this video and our chapter 4 is agriculture. Yes students, तो जहाँ हम पार्ट थर्ड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वीट है, राइस है, इनको किस टाइप की क्लाइमेट की इनको नीड होती है, किस रीजन में ये परफेक्टली ग्रोन होते हैं, सॉइल इनकी और मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से इनके वर्ल्ड में और मेजर प्रोड्यूसर इन इंडिया, और इंडिया में इनके कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. यस और फिर उसके अलावा हमने देखी थी फाइबर जो क्रॉप है हमारी जूट एंड कॉटन, उसके लिए कौन सा क्लाइमेट सॉइल अच्छा रहता है, उसके जो वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं और मेजर प्रोड्यूसर इन इंडिया, और इंडिया में उसके कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं ये हम लोगों ने देखा था. यस आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेवरेजेस क्रॉप्स. जो बेवरेजेस को हिंदी में बोलते हैं पेय पदार्थ भी बोलते हैं. यस बेवरेजेस क्रॉप्स. यस देखिए तो बेवरेजेस क्रॉप में टू टाइप्स की मेन क्रॉप्स है हमारी टी एंड कॉफ़ी. फर्स्ट टी, सेकंड है कॉफ़ी. तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि किस किस का क्लाइमेट सॉइल सुटेबल होती है इन टी एंड कॉफ़ी के लिए. यस देखिए फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ टी. टी क्या होता है? टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप. ट्री जो क्या है, कौन सी क्रॉप है? एक प्लांटेशन क्रॉप है. टी का जो क्या होता है, एक पौधा होता है. एंड टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव ऑफ टी प्लांट. और टी जो बनती है, चाय जो बनती है, किससे बनती है? टी प्लांट से. जो टी प्लांट की जो लीव्स होती है, टी प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, उनसे क्या बनती है? टी बनती है, चाय बनती है. फिर हम देखेंगे कॉफ़ी. कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स. कॉफ़ी कहाँ पर ग्रोन होती है? जो ट्रॉपिकल जो रीजन्स है, ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पर ग्रोन होती है. कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड बाय रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग कॉफ़ी सीड्स. और कॉफ़ी पाउडर को क्या करके रोस्ट करके एंड ग्राइंड, उनको पीस करके क्या बनाए जाते हैं? कॉफ़ी सीड को पीस कर करके रोस्ट कर करके बनाई जाती है, कॉफ़ी बनाई जाती है कॉफ़ी सीड से. यस अब हम जो देखेंगे कि किस टाइप के क्लाइमेट की नीड होती है टी के लिए एंड कॉफ़ी के लिए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. यस देखिए जो क्लाइमेट जो रिक्वायर होता है टी के लिए, तो इट रिक्वायर अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसको कौन से क्लाइमेट की रिक्वायर होती है? वार्म, गर्म एंड ह्यूमिड वाले क्लाइमेट की रिक्वायर होती है. और जो एवरेज रेनफॉल जो चाहिए 150 से लेके 300 मीटर तक, जो 300 मीटर तक क्या चाहिए? बारिश की ज़रूरत होती है टी के लिए. सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर तक की क्या हमें बारिश की नीड होती है यहाँ पर. और कॉफ़ी के लिए जो क्लाइमेट देखेंगे, कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट. कॉफ़ी के लिए जो वार्म मतलब गर्म और वेट गीला जो मौसम होता है उसकी रिक्वायर्ड होती है. और रेनफॉल जो होती है नॉर्मल रेनफॉल की इसे नीड होती है. और टी को जो ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है. फिर आप देखेंगे सॉइल. यहाँ की सॉइल किस टाइप की नीड होती है कि टी और कॉफ़ी के लिए, वो हम यहाँ देखेंगे. यस जो सॉइल जो है, टी नीड वेल ड्रेन लूमी सॉइल. टी के लिए कौन सी? जो वेल ड्रेन वाली जो लूमी सॉइल है उसकी नीड होती है. एंड इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू हिल क्रॉप. और इसका जो कल्टीवेशन होता है वो कौन सी कहाँ पर होता है? हिली क्रॉप्स है. मतलब जो चाय का जो प्लांट है, टी प्लांट्स है, वो कहाँ उगाया जाता है? हिली एरिया में. और वहीं अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी नीड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. कॉफ़ी के लिए भी कौन सी? लूमी सॉइल की नीड होती है कॉफ़ी को. और इट इज़ ग्रोन ऑन हील स्लॉप्स. और इसे भी हील स्लॉप पे ग्रोन किया जाता है. और एट लैटिट्यूड ऑफ 500 to 1500, मतलब ऐसा एरिया जो 500 से लेकर 1500 मीटर तक क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए. उसकी जो ऊंचाई हाइट है समुद्र से, सी से जो उसकी हाइट है 500 से लेके 1500 मीटर होनी चाहिए. ऐसा एरिया किसके लिए सूटेबल होता है? कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्लांट्स के लिए. फिर जो हम देखेंगे मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड में इसके कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर है टी के और प्लांट के, वो हम देखेंगे. यस टी जो मेजर प्रोड्यूस की जाती है, देखिए श्रीलंका में, इंडिया में, केन्या और बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में मेजर प्रोड्यूस की जाती है टी. फिर हम देखेंगे ब्राज़ील. जो ब्राज़ील जो है इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी. कॉफ़ी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? ब्राज़ील है. इन द वर्ल्ड
फॉलोड बाय कोलंबिया। इसके अलावा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, उसके बाद जो होती है कोलंबिया, इंडिया, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। इन कंट्रीज़ में क्या होती है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देखेंगे मेजर प्रोड्यूसर इन इंडिया, कि इसके इंडिया में कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पहले हमने बात करी वर्ल्ड की, देन हम बात करेंगे कि इंडिया में कॉफ़ी और टी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होती है देखेंगे। आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड सर्दर्न स्लोप ऑफ नीलगिरी हिल्स, इन एरिया में क्या होती है, टी ज़्यादा होती है। यस, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड सर्दर्न स्लोप्स ऑफ नीलगिरी हिल्स। फिर हम देखेंगे इन इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, देखेंगे केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन जो 3 स्टेट्स है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो देखिए बेवरेजेस जो क्रॉप्स थी हमारी टी एंड कॉफ़ी के बारे में। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। यस, देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आप देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। यहाँ ये बोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब है कि जो फार्म प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, इंक्रीज, मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है फील्ड्स में, खेतों में, वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। फिर देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लीड टू फूड सिक्योरिटी। अगर हम एग्रीकल्चर में डेवलप है तो कहीं ना कहीं से अब इससे हमारी कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कि जो फूड है वो हमारे यहाँ प्रॉपरली अवेलेबल है। अगर फूड की हमारे यहाँ नीड्स सफिशिएंट है, हम अपनी जो डिमांड है फूड डिमांड उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम अपना नेक्स्ट डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएंगे, हमारे कंट्री की ग्रोथ पे। अदरवाइज़ हमारी जो फूड है उसकी नीड ही सफिशिएंट नहीं हो रही, उसकी डिमांड को ही हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ भूख मरी है, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो फिर क्या होगा, सिर्फ हमारा जो फोकस है फूड पर ही रह जाएगा और हम आगे जो डेवलपमेंट्स है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे या उनके बारे में हम सोच ही नहीं पाएंगे। यस, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी किसी भी कंट्री में होना क्या है, ज़रूरी है। फिर देखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों ही डेवलपमेंट के लिए किसकी नीड होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर डेवलप है तो कहीं ना कहीं इससे हमारी सोसाइटी डेवलप होगी और इसके अलावा क्या होगा, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है कि हम उसको बाहर सेल आउट कर पाएंगे, जो हमारे फूड क्रॉप्स हो रही है उनको बाहर सेल कर पाएंगे, तो इससे हमारे जो कंट्री है उसकी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन हैपन थ्रू फॉलोइंग्स वे, और जो एग्रीकल्चर का डेवलप हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं वो यहाँ बताया हुआ है पेज नंबर 55 के ऊपर। सबसे फर्स्ट जो इन्होंने मेथड जो बताया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एरेबल लैंड, कि जो एरेबल लैंड मतलब कृषि योग्य भूमि है उसके एरिया को क्या करना, इंक्रीज करना। जो एरेबल लैंड मतलब कृषि योग्य भूमि उसके एरिया को क्या करना, इंक्रीज करना। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ फार्मिंग एंड इरीगेशन। यहाँ जो मेथड है फार्मिंग का मेथड और इरीगेशन मतलब सिंचाई का जो मेथड है उनको क्या करना, इम्प्रूव करना, इरीगेशन एंड फार्मिंग मेथड को इम्प्रूव करना। थर्ड जो हमारा है यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड, जो सीड्स जो बीज हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन से होने चाहिए, हाई यील्डिंग मतलब अच्छी क्वालिटी के वो होने चाहिए। एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंटेंसिसाइड्स, यहाँ ये बोल रहा है। और इसके अलावा क्या इंश्योर करना कि जो फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो मतलब कीटनाशक जो दवाइयाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं, खाद वगैरह उर्वरक जो यूज़ किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फिर यहाँ फोर्थ पॉइंट जो बोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वो है इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ हाईटेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर। अब जो हम न्यू मशीन्स का या न्यू टेक्नोलॉजी का क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए। लाइक जो ट्रैक्टर्स है, जो थ्रेशर्स है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और हाई टेक्निक होने चाहिए ताकि हमारा जो वर्क है उसकी स्पीड फास्ट और क्या हो, ताकि हम जो अपना नेक्स्ट जो क्रॉप है उसके बारे में सोच पाए और जो हमारी ये वाली जो क्रॉप अभी फील्ड्स में है वो ख़राब ना हो, उसकी टाइमली क्या हो जाए, कटिंग वगैरह हो जाए, इस टाइप की हमें टेक्निक्स लानी चाहिए।
फिर ये बोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी। जो स्टोरेज जो फैसिलिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। अगर जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारा डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो अगर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है और जो क्रॉप्स है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, खेतों में ही पड़ी हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर बारिश आ जाती है तो वो उससे क्रॉप्स ख़राब हो जा सकती है, या कोई अगर एनिमल्स वगैरह आकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको, तो इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमें मार्केट में पहुँचा देनी चाहिए, या जहाँ हमारा स्टोरेज है वहाँ पहुँचा देनी चाहिए, ताकि जो ये क्रॉप्स है वो क्या हो, वेस्ट ना हो। फिर हम देखेंगे अब नेक्स्ट हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ ये बोल रहा है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग टाइप से हो रहा है और डेवलप जो कंट्रीज़ है उनमें डिफरेंट टाइप का होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए या कुछ डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है वहाँ किस तरह से होता है एग्रीकल्चर, खेती किस तरह से होती है, और जो डेवलपिंग जो अब डेवलप हो रही है उन कंट्रीज़ में किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्ज लैंड होल्डिंग आर अवेलेबल। यहाँ जो यूएसए कनाडा में जो लैंड होल्डिंग होती है, मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लैंड होल्डिंग उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। फिर यहाँ ये बोल रहा है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस। जो एग्रीकल्चर की जो उनकी प्रैक्टिस है कहीं ना कोई अपर लेवल पे कर रहे हैं, आगे वाले लेवल पे कर रहे होते हैं। फिर देखेंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, स्मॉल लैंड होल्डिंग जो हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग है वो क्या है, बहुत छोटी होने की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंटेंसिव लेवल पर ही है, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। फिर देखेंगे द केस स्टडी यहाँ एक दी हुई आपकी बुक में यूएसए एंड इंडिया में, कि किस तरह से इंडिया के अंदर खेती की जाती है, किस तरह से यूएसए के अंदर की जाती है, वो हम लोग देखेंगे। तो इससे हम समझ पाएंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कि किस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है उसमें और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है। यस, जो केस स्टडी हम फर्स्टली देखेंगे यूएसए और इंडिया, किस तरह से यहाँ मतलब प्रोडक्शन होता है या फार्मिंग वगैरह जो होती है, कल्टीवेशन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। यस, देखेंगे फर्स्टली जो हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर कि इंडिया में किस तरह से होती है। एन ऑर्डनरी फार्म इन इंडिया इज़ क्वाइट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू बिग फार्म्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ ये बोल रहा है कि जो ऑर्डनरी फार्म्स है इंडिया के अंदर यस तो यूएसए में किस तरह के फार्म्स होते हैं और इंडिया में किस तरह के फार्म्स होते हैं, वहाँ किस टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ केस स्टडी में देखेंगे। यस, तो फर्स्ट है फार्मिंग इन इंडिया। तो यस, एन ऑर्डनरी फार्म इन इंडिया इज़ क्वाइट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू बिग फार्म इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड। सबसे फर्स्ट यहाँ ये बोल रहा है जो लैंड होल्डिंग होती है, मतलब जो फार्मर्स के पास, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूएसए की बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी अगर हम बात करें तो उनके पास काफ़ी अच्छी लैंड होल्डिंग जो फार्मर्स के पास होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यही हम बात करें इंडिया की तो उनके पास जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड होल्डिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है। फिर है फार्मिंग इन इंडिया इज़ मेनली सब्सटेंस टाइप, और यहाँ जो फार्मिंग की जाती है मतलब खेती जो की जाती है ओनली सब्सटेंस टाइप, मतलब जो फार्मर है अपनी फैमिली की नीड को फुलफ़िल करने के लिए ही खेती करते हैं यहाँ पर, और मार्केट में सेल आउट करने के लिए यहाँ बहुत कम जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं या क्रॉप ग्रोन करते हैं। फिर यहाँ बोल रहा है द डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग द फैमिली मेम्बर हैड लीड टू फ्रेगमेंटेशन ए स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। यहाँ ये बोल रहा है मतलब फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स के अंदर उन जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके टुकड़े हो जाते हैं उस ज़मीन के, और जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है वो बहुत छोटी छोटी हो जाती है। तो स्मॉल साइज़ की उनके पास क्या रहती है, लैंड होल्डिंग रहती है। जो एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग
इज़ अराउंड 2.54 हेक्टर। यहाँ ये बोल रहा है लैंड होल्डिंग जो है कितनी होती है इंडिया में, ओनली 2.4 हेक्टर ही अगर हम उसके फार्मर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ओनली 2.4 हेक्टर होता है लैंड होल्डिंग। और फार्मर्स आर ऑफन पुअर एंड इलिटरेट, और इंडिया में जो फार्मर्स है वो क्या है, पुअर है, गरीब है, और इलिटरेट मतलब वो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है वो, एंड यूज़ प्रिमिटिव टूल्स, और वो अभी तक एग्रीकल्चर में वही टूल्स पुराने मेथड्स जो है वही यूज़ करते हुए वो लोग आ रहे हैं। द मेथड ऑफ फार्मिंग आर स्टिल ट्रेडिशनल, इनका जो फार्मिंग का मेथड है वो अभी भी क्या है, ट्रेडिशनली है। फिर देखिए मतलब अभी तक जो पुराने मेथड से वो लोग ही ये यूज़ करते हुए आ रहे हैं फार्मिंग के, जो इनके पुराने टाइम से इनके फादर ग्रैंडफादर वगैरह जो यूज़ करते थे वही मेथड ये अभी भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। फिर आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर डन बाय ह्यूमन लेबर, और जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो कौन करता है, ह्यूमन लेबर करते हैं, मतलब खुद करते हैं, मशीन्स वो यूज़ नहीं करते या बहुत कम मशीन्स का यूज़ किया जाता है फार्मिंग के अंदर। फिर यहाँ ये बोल रहा है तो मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसके अलावा इनके पास जो क्रेडिट होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस वो अवेलेबल नहीं होती, मतलब इनके पास सीड्स परचेज करने के लिए, ट्रैक्टर्स वगैरह या इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए क्या होता है, इनके पास मनी नहीं होती है, क्योंकि एंड द मार्केट फैसिलिटीज़ आर इनएडिक्वेट, और इनके पास प्रॉपरली फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है। फिर है एग्रीकल्चर इज़ हैवीली डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल, और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, बारिश के ऊपर डिपेंड है, मानसून के ऊपर, कि जब मानसून आता है तभी हमारे यहाँ क्या होती है, एग्रीकल्चर अच्छे से होती है, खेती अच्छे से होती है, फसलें अच्छे होती हैं। फिर बोल रहा है कि लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग मिलियन एंड देयर इज़ हार्डली एनी सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट्स। यहाँ ये बोल रहा है जो लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है उनकी यहाँ नीड होती है, जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती है उनकी नीड होती है जो होती है वो बहुत ही कम हो पाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर हमारे पास क्या है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इस वजह से हम उन्हें बाहर एक्चुअली सेल आउट नहीं कर पाते हैं फॉरेन में भी। तो इन रिसेंटली ईयर की यहाँ ये बात कर रहा है, कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है, विद कॉन्सेंट्रेट एफर्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स इसके लिए कर रही है। हाँ ये स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ एफर्ट्स लगा रही है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या कर रही है, तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, और उस आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। विद द कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मशीनाइज्ड एग्रीकल्चर, जो अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या मशीन्स का जो यूज़ होने लगा है। फिर यहाँ बोल रहा है फार्मर्स आर नाउ यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, जो फार्मर्स है वो अच्छी क्वालिटी के जो अब सीड्स का यूज़ करने लगे, फर्टिलाइजर्स उन्हें प्रॉपरली अवेलेबल हो पा रहे हैं, बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के जो साधन हैं जो वो प्रॉपरली अवेलेबल हो रहे हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स वगैरह फार्मर्स को अवेलेबल हो रहे हैं, हार्वेस्टर्स अवेलेबल है। तो बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ बीन सेटअप इन रूरल एरिया, और इसके अलावा जो रूरल एरिया है, विलेज एरिया है, वहाँ बैंक्स वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेटअप की जा रही है ताकि वो उनको क्या प्रोवाइड करा सके, फार्मर्स को टाइमली लोन प्रोवाइड करवा सके। फिर देखेंगे और वो अपने, ताकि इससे वो अपने एग्रीकल्चर जो इनपुट्स है वो टाइमली परचेज कर सके। फिर आप देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर इज़ स्लोली चेंजिंग फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, और इस तरह से यहाँ ये बोल रहा है जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है अब धीरे धीरे क्या कैसे चेंज हो रही है, कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग से किस फार्मिंग की तरफ जा रही है, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रही है। फिर यहाँ कह रहा है थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द वाइट रिवॉल्यूशन इंडिया हैड बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन एंड मिल्क इन द वर्ल्ड। यहाँ ये बोल रहा है कि हम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया अब फूड ग्रेन में और मिल्क में क्या होने लगा है, लीडिंग प्रोड्यूसर हो रहा है। हमारे यहाँ ये 2 टाइप्स की जो रिवॉल्यूशंस हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट। ग्रीन रिवॉल्यूशंस है वो जो रिलेटेड है वो किससे है, फूड ग्रेन से है, और वाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क से रिलेटेड है। फिर यहाँ ये बोल रहा है कि
इस रिवॉल्यूशन की वजह से इट हैज़ टू लीड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ हैज़ कास्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एज वेल एज फ्लोरा एंड फौना। बट यहाँ ये बोल रहा है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। यस, अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन द यूएसए। यहाँ हमने देखा था इंडिया में किस टाइप की फार्मिंग हो रही है, अब हम देखेंगे यूएसए फार्मिंग के बारे में। तो इन यूएसए द एवरेज साइज ऑफ फार्म इज़ वेरी लार्ज, जिस फार्म की साइज़ होती है वो बड़ी होती है। फार्मिंग इज़ मोर एक्सटेंसिव इन नेचर वे मोस्ट एक्टिविटीज़ आर डन बाय यूजिंग मशीन्स। ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है फार्मिंग की वो मशीन्स के थ्रू होती है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ अबाउट 200 to 300। हमारे इंडिया में तो 2.4 हेक्टर है, बल्कि यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ 300 से लेके 400 तक लोगों के पास क्या है, ज़मीन है। फिर है प्रोडक्शन इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पर होता है। फिर यहाँ ये बोल रहा है इससे जो फार्मर्स है उन्हें ह्यूज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द एफ्लुएंट स्टैंडर्ड ऑफ यूएस फार्मर हैज़ रिजल्टेड इन हाईली साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ जो यूएसए में जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के वो हाईली साइंटिफिक होते हैं। फिर यहाँ वो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के वो लोग सीड्स यूज़ करते हैं, उनके पास फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है। बेहतर मेथड ऑफ इरीगेशन, उनके पास इरीगेशन के जो मेथड है वो काफ़ी अच्छे हैं। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड यूज टू कंबाइन हार्वेस्टेशन, इसके अलावा उनके पास सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक अवेलेबल है। कंबाइन जो है ये जो कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं न्यू मशीन्स एंड टेक्निक्स का वो लोग यूज़ कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सॉइल एनालिसिस यहाँ होता है ताकि जिस टाइप की सॉइल के लिए जैसा क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल हो उस टाइप का वो प्रोडक्शन वो लोग करते हैं। फिर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है इन लोगों के पास, इनको लोन एंड सब्सिडीज़ टाइमली अवेलेबल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स जो हमारा कंप्लीट हो गया है। यस, हम देखेंगे अब एक्सरसाइज जो है एमसीक्यूज। फर्स्टली हम लोग देखेंगे तो सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्ड्समैन इज कॉल्ड, सीजनल जो माइग्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रैश ह्यूमन्स। फिर बोल रहा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ऑन लार्ज स्केल, कल्टीवेशन जो होता है क्रॉप का लार्ज स्केल पर तो वो कहलाता है प्लांटेशन फार्मिंग। फिर थर्ड है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कॉल्ड, तो जूम बोलते हैं उसे। फिर द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, कौन सा प्रोग्राम हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। फिर यहाँ नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स, आप लोग देखेंगे राइस कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप, तो इट्स फॉल्स। सेकंड है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी इज ट्रू। शिफ्टिंग फार्मिंग इज ऑल्सो क्लॉड स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, तो इट्स ट्रू। फिर इन इंडिया एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, तो इट्स फॉल्स। फिर यहाँ ये बोल रहा है क्रॉप प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो इट्स ट्रू। फिर हम फिलअप्स हम देखेंगे इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। सेकंड है कॉटन एंड जूट आर कौन सी क्रॉप से, फाइबर क्रॉप है। टी एंड कॉफ़ी जो है बेवरेजेस क्रॉप्स हैं। फिर है ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इन द वर्ल्ड। और नेक्स्ट जो है बांग्लादेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जो बांग्लादेश किसका प्रोड्यूसर है, लीडिंग जूट का प्रोडक्शन है। ये स्टूडेंट्स तो आज चैप्टर 4 इज़ कम्प्लीट एंड आर एक्सरसाइज एंड ऑल पार्ट ऑफ चैप्टर इज़ कम्प्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।